हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपको ध्यान ये देना है कि वर्तमान समय में हम आपको रेलवे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी प्रोफेशनल एबिलिटी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। किस- किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम समय समय पर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। उसके लिए हम लगातार मेहनत करते रहें, और मेहनत ऐसी हो कि जो दिशा में हो, एक दिशा में हो। ऐसा नहीं कि हम जो है चारों तरफ हाथ पैर मार रहे हैं, पर अगर एक दिशा में एक ही जगह हम बार बार खोते रहते हैं, तो हम वहाँ पर गड्ढा बना देते हैं। मीन्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एक पहाड़ पर या किसी पत्थर पर कोई बूंद गिर रही है और वर्षों तक उसी जगह बूंद गिरती रहती है पानी की, तो उस पर भी एक गड्ढा बन जाता है, एक होल बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह, एक ही वेग में गिर रही होती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो साथी हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाहते हैं, विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कंटेंट अवेलेबल है, वो जॉइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीरीज़ को भी जॉइन कर सकते हैं। चलिए, आज की इस प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। समाजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति के लिए प्राप्त करना है। मतलब क्या प्राथमिक उद्देश्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का प्राइमरी एम क्या है? समाज और संस्कृति का एकीकरण करना, या शारीरिक फिटनेस, आर्थिक स्वतंत्रता, या एकेडमिक उत्कृष्टता? ये आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे समझ के जल्दी से आंसर करिए। ठीक है? आपको बताना है कि समाजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। आप समझ के आप आंसर करिए जल्दी से। इसके बारे में पहले भी हम कई क्वेश्चंस डिस्कशन कर चुके हैं। ये इसका हिंदी जो दिया गया ना, फिजिकल फिटनेस, ये ऊपर नीचे हो गया है। ये सेकंड नंबर का ये देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पर इसका गलत हो गया। ये आर्थिक फिटनेस ये गलत लिख के, ये नीचे जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो इंटीग्रेशन टू सोसाइटी एंड कल्चर। इंटीग्रेशन टू सोसाइटी एंड कल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर, ये इसका हिंदी हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे हो गया है, याद रखिएगा। समाज और संस्कृति का एकीकरण इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए या बी आप मत ध्यान दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ का जो मैंने आपको आंसर बताया वो क्या बताया है? समाज और संस्कृति में एकीकरण, या इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी एंड कल्चर। ये इसका इंग्लिश है। ये यहाँ इंग्लिश में और इंग्लिश हिंदी में ये गड़बड़ हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में प्रभुत्वशाली जाति भारत में प्रभुत्वशाली जाति, जिसे डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, की अवधारणा को इस समाजशास्त्री ने लोकप्रिय बनाया? एम एन श्रीनिवास ने, आंद्रे बेतेई ने, जी एस घुरिये ने, बी आर अम्बेडकर ने। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि प्रभुत्वशाली जो जातियां हैं, जिसे डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, किस समाजशास्त्री ने किया, किस सोशलिस्ट ने इसको जो है पॉपुलर बनाया? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर दे दीजिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आप देख रहे हैं एम एन स्वामीनाथन जो हैं, श्रीनिवासन जो हैं, ध्यान रखिएगा, एम एन श्रीनिवासन। एम एन श्रीनिवासन या श्रीनिवास जो हैं, उन्होंने जो है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा को दिया था। डोमिनेंट कास्ट मीन्स प्रभुत्वशाली जातियां या कास्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे हम एनकेसी कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं, का गठन किस क्षेत्र में सुधारों किस और सलाह देने के लिए किया गया था?
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक एजुकेशन एंड नॉलेज रिलेटेड इश्यू एंड डिफेंस। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग था, इसका मुख्य उद्देश्य था एजुकेशन एंड नॉलेज रिलेटेड इशू। इसके बारे में मैंने अपने पूरा एक चैप्टर बताया हुआ है। अगर आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको पता है, उन सब ने इसको अच्छे से पढ़ा है। और जो बच्चे हमारे पेड बैच में ज्वाइन किए हैं, इनके लिए मैंने सिस्टमेटिकली पूरा पीडीएफ बना दिया है, तैयार कर दिया है। कुछ बच्चों के हमारे पास, जो बच्चे पेड क्लास में हैं, उनको मैं बता दूं, जो बच्चे उनको पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कंटेंट मैंने जो सिलेबस में वो तो दिया ही है, इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट था। वो समझ नहीं आ रहा था कि उनको कौन-सा पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। तो मैंने कल उसको सिस्टमैटिक कर दिया है। मीन्स 4 तारीख को मैंने उसको अपडेट कर दिया, 4 जून 2025 को पूरा एप्लीकेशन का कोर्स मैंने एकदम एक तरीके से अपडेट कर दिया उसको। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, उसको एक्स्ट्रा पीडीएफ 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सेट कर दिया है। और प्रैक्टिस सेट तो सिस्टमैटिक दिया ही है। और पूरा कंटेंट दे दिया है, कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो अगर आपने उन कुछ चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन एंड नॉलेज रिलेटेड इश्यू। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कहा गया था कि जो उसके ज्ञान संबंधी जो समस्याएँ आ रही थीं, और जो नॉलेज संबंधी जिसे हम कह सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, उन सभी समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन के बाद एक तरीके से उसका सॉल्यूशन मिल सका। चलिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का प्रत्यक्ष कार्य मैनिफेस्ट फंक्शन है? बेरोजगारी कम करना, देखभाल प्रदान करना, ज्ञान कौशल का संचरण, सामाजिक पदानुक्रम बनाना। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष कार्य मैनिफेस्ट फंक्शन में ज्ञान और कौशल का संचरण की बात यहाँ पर की जाती है। याद रखिएगा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसका क्या आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समाज में हाशिए पर धकेलना शब्द का क्या तात्पर्य है? अत्यंत धनी बनने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक समूह को समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है, जिसके पास संसाधनों और शक्ति की पहुंच नहीं होती। विविध संस्कृतियां संस्कृतियों का एकीकरण या नए सामाजिक मानदंडों की स्थापना। ये 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि हाशिए पर धकेलना, माइग्रेट कर देना ऐसे लोगों को। माइग्रेट वाली बात यहाँ पर हो रही है कि समाज के ऐसे तबके को जिसे माइग्रेट कर दिया गया, जिसे हाशिए पर धकेल दिया गया, जिस समाज के किनारे पर धकेल दिया गया, तो ऐसे शब्द का तात्पर्य क्या होगा? इसके शब्द का मीनिंग क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसे लोग, ऐसी लोग जिनको समाज के किनारे पे भेज दिया गया, उनको जो वास्तविक तौर पे जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही। वो वंचित वर्ग में एक तरीके से आ जाते हैं। वो जो वंचित वर्ग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना हर जगह, वंचित वर्ग, वंचितों के लिए जो प्रोविज़न्स किए गए हैं संविधान में, वो सारे उनको हाशिए पर धकेले गए लोगों को समाज में पुनः जोड़ने की प्रक्रिया के लिए ही सारे प्रोविज़न्स समय-समय पे किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार जिसे हम आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, अधिनियम मुख्य रूप से शिक्षा के किस स्तर पर केंद्रित है? प्री प्राइमरी, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो आरटीई लाया गया था, वो किस लिए लाया गया था? प्री प्राइमरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो शिक्षा का जो अधिकार था, बेसिकली इसको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए लाया गया था, जिसका उद्देश्य था 1 से लेके 8वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना। और धीरे-धीरे फिर जो है वर्तमान समय में शिक्षा नीति नई आ गई है, अब तो 2020, तो उसमें जो है 3 से लेके आगे तक के बच्चों को ऐड कर लिया गया है। अब कर लिया गया है का मतलब है कि आगे जो है अन्य संसाधनों को जोड़कर उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। और आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी जो कार्यक्रम होते हैं, वो 3 से लेके 6 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं। उनकी थोड़ी शिक्षा की व्यवस्था कर देना और उनके खान-पान और स्वास्थ्य संबंधी जो रख-रखाव कह सकते हो उसको, देखभाल कह सकते हो, उन सब की व्यवस्था करना।
आंगनवाड़ी केंद्रों की ये का उद्देश्य होता है। ठीक है? शिक्षा में ज़रूरी नहीं कि उनको हम जो है सब कुछ सिखाएँ, पर उनको समाज में या सामाजिक रूप से घुलना-मिलना सिखाएँ, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परिवार एक पहला समाजीकरण का पहला माध्यम होता है और पहला एक तरीके से तरीका होता है जिससे बच्चा समाज में घुलना-मिलना सीखता है। दूसरा उसका विद्यालय होता है। विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज़्म का शिक्षा के लिए क्या अर्थ है? सभी स्कूलों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा, राज्य वित्त पोषित शिक्षा से धर्म को अलग करना, सभी धर्मों का सम्मान करना या एक प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना या पाठ्यक्रम में सभी नैतिक मूल्यों का बहिष्कार करना। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा के लिए क्या मीनिंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, राज्य वित्त पोषित जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनको क्या होगा, धर्म से अलग करना। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और सभी धर्मों का सम्मान वहाँ किया जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो ना? आपने देखा जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं, खासकर शिक्षा से जुड़े हुए, वहाँ पर किसी धर्म विशेष की आराधना नहीं की जाती। वहाँ पर ऐसी प्रार्थनाएँ की जाती हैं जो सर्वधर्म समभाव का सम्मान करती हों, कि विशेष तौर पे किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। हाँ, कुछ ऐसे सभी धर्मों को अपनी-अपनी संस्था खोलने का अधिकार है। वो अपनी संस्थाएँ खोल सकते हैं, पर सरकारी जो संस्थान होंगे, जो राज्य वित्त पोषित होंगे या केंद्र से वित्त पोषित हो, राज्य का मतलब यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों से है। तो जहाँ पर उन जिनको संसाधन की पूर्ति राज्य के पैसे या केंद्र के पैसे से प्राप्त हो रहा है, तो वो जो है किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा या धर्म का अ, झुकाव उनके संस्थान में नहीं देखने को मिलेगा। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान वहाँ करेंगे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा में सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है, की अवधारणा। सोशल कंट्रोल की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? छात्र पाठ्यक्रम को नियंत्रित करते हैं। वे तंत्र जिनके द्वारा समाज व्यक्तियों समूहों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। माता पिता के स्कूल प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का होता है। शिक्षकों का छात्रों पर पूर्ण अधिकार होता है। ये चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो सामाजिक नियंत्रण है या सोशल जो कंट्रोल है उसका क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें वे तंत्र जिनके द्वारा समाज, व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। ठीक है? ये आपके पास राइट आंसर होगा, याद करिए, इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शिक्षा पर ग्रामीण और शहरी प्रवास, रूरल और अर्बन माइग्रेनाइजेशन की बात हो रही है, माइग्रेशन की बात यहाँ पर हो रही है, का निम्न में से कौन सा परिणाम है? मतलब ग्रामीण शहरी जो प्रवास है वो किसका परिणाम है? शहरी स्कूलों की मांग में कमी या शहरी शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव, ग्रामीण स्कूलों और में जो है सुविधाओं में सुधार या व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता में कम होना। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, समझ के आपको आंसर करना है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ आपके कोर्स में। अगर आपने वे चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए, आप पढ़ेंगे तभी अच्छे तरीके से आप उसको कवर कर पाएँगे। और अगर बात करते हैं, जो बच्चे कहीं से भी किसी भी प्रकार की स्टडी नहीं कर सकते, तो लगभग मैंने जो है 15 दिसंबर 2024 से लेके 17-18 अप्रैल 2025 तक बहुत सारे वीडियो सिस्टमैटिक डाले हैं। उनमें से आप देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। और आपको पूरा अगर सब कुछ पका-पकाया चाहिए एक तरीके से, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, शहरी शैक्षिक बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव। ये है ग्रामीण शहरी प्रवास का मीनिंग। ठीक है? ग्रामीण जो है शहरों में आ रहे हैं तो उसका क्या होगा कि जो संसाधन सिर्फ़ शहरी शहरी लोगों के लिए थे, अब उस ग्रामीण लोगों के लिए भी होंगे। तो उस पर क्या होगा कि दबाव पड़ेगा। माँग और पूर्ति में थोड़ा-सा अंतर आएगा फिर। एक यहाँ पर जो है अपना इकोनॉमिक्स भी अपना रोल प्ले करेगा फिर। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ने प्रमुख रूप से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को के महत्व पर जोर दिया ताकि सभी स्कूलों को ब्लैक बोर्ड प्रदान किए जा सके, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को की जो है में सुधार किया जा सके, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, व्यावसायिक विषयों को पेश किया जा सके। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका जो मीनिंग है, बेसिकली इसका जो उद्देश्य था, जो प्राथमिक विद्यालय थे, जो न्यूनतम आवश्यकता जो वहाँ पूरी नहीं हो रही थी, बच्चा पता चल रहा है कि एक कमरे में कम पूरा विद्यालय है, एक में एक छोटा-सा ऑफ़िस बना हुआ है, अब एक पूरा विद्यालय वो एक कमरे का है। उसमें जो है पहली क्लास के बच्चे बैठे हैं, उसमें दूसरी क्लास के बच्चे बैठे हैं, उसी में तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चे बैठे हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक जो वहाँ पर 2 शिक्षक हैं, एक इस तरफ करके मुँह बैठा है, एक उस तरफ मुँह करके बैठा है, एक इस तरफ मुँह करके बैठा है, एक इस तरफ मुँह करके बैठा है। 2-4 बच्चे इधर-उधर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में कैसे शिक्षा दी दी जा सकेगी? और कभी कहीं-कहीं तो वो जो एक कक्ष का रूम था वो भी नहीं था, या था वो टूट चुका था, खराब हो चुका था, बच्चे खुले मैदानों में पढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लाया गया, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आने के बाद मिनिमम जो फैसिलिटी होनी चाहिए विद्यालय के लिए, वो सारी उपलब्ध कराई गई। समय-समय पे जो है मिड डे मील इससे जुड़ गया। मिड डे मील की अलग से किचन की व्यवस्था, बर्तनों की व्यवस्था, अलग से जो राशन रखने के लिए बर्तनों की व्यवस्था, बच्चों के भोजन के लिए खाने के लिए बर्तनों की व्यवस्था और ईंधन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती चली गईं। और साथ ही साथ समय-समय पर जो विद्यालय में रख-रखाव के जो खर्च होते हैं, उन सब की चीज़ों को इन चीज़ों में इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए। समय-समय पे जो उसका हेड होता है, इंचार्ज जो होता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, या एक तरीके से जब वो काम हो जाता है तो उसको का भुगतान कर दिया जाता है और वो बिल पे कर देता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में सुधार किया जा सके, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं संकल्प बैच के बारे में। संकल्प बैच हमारा प्रोफ़ेशनल एबिलिटी का एक ऐसा बैच है, जो कि 50 अंकों की पूरी अच्छे से तैयारी आपकी करवा देगा। और इसमें आपको मिलने वाला क्या है? वीडियोज़ मिलेंगे, प्लस आपको पीडीएफ्स मिलने वाले हैं, प्लस आपको 20 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अब आप सोचिए, आपका सिलेबस जो है, पूरा आपको सही तरीके से मिल जाए, पढ़ने के लिए वीडियोज़ मिल जाएँ, पढ़ने और साथ ही साथ उनको रिवाइज़ करने के लिए पीडीएफ्स भी मिल जाएँ, और फिर इस स्टडी को और बूस्ट अप करने के लिए, अपने को निखारने के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएँ। फिर क्या होता है, सब कुछ अच्छा हो गया, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो आप इसको चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। दूसरा है सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ है ये हमारी। ये सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ क्या कहती है? प्रोफ़ेशनल एबिलिटी का ही ये टेस्ट होगा। इसमें अगर आपने पहले से कहीं तैयारी कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट कैसा होगा? सीबीटी मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी में भी वैसा ही होना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रियल सिचुएशन से पहले, वैसे सिचुएशन से आपको क्या कर लेना चाहिए, एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको टेस्ट दे लेना चाहिए। वो टेस्ट आपको हमारे इस सफलता टेस्ट सीरीज़ में देने को मिल जाएँगे। अगर आप उनको जॉइन करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। विद्याधन, अब इसका मैंने नाम बदल दिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विद्याधन ऐप हो गया है ये। पहले ये ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस था, जो वर्तमान समय में विद्याधन क्लासेस हो गया है, ठीक है? विद्याधन क्लासेस के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। इसके अलावा हम बात बता दें आपको, एक हमारा नेक्स्ट कोर्स है जो, वो है यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें हम 150 आवर्स की लाइव क्लास देते हैं। टू 222 जो है प्लस रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट देते हैं। इसके अलावा पीडीएफ्स हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, जो आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें ज़रूरी होती है, वो समय-समय पे हम उपलब्ध कराते रहते हैं। इन तीनों कोर्स में से किसी भी कोर्स को आप जॉइन करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा, वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में जाके भी अपनी क्वेरी
पूछ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पाठ्यक्रम विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा को अत्यधिक सैद्धांतिक बनाना, सामाजिक आवश्यकताओं, मूल्यों, संस्कृतियों, सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबंधित करना, सभी राज्यों में सीखने के मानकीकृत तो उसको मानकीकृत करना, जिसे हम स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं, पढ़ाए गए जाने वाले विषयों की संख्या कम करना। पाठ्यक्रम विकास का क्या मीनिंग होगा? पाठ्यक्रम विकास आपके सिलेबस में है, याद रखिएगा। लास्ट नोटिस में दी गई है, वहाँ से भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत से मैंने अपनी ये क्वेश्चन तैयार किए। पढ़िए उसको अच्छे से, इसका आंसर करिए, रिवाइज़ करिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा गया कि सामाजिक आवश्यकताओं, मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबंधित करना, ये जो है क्या है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से पाठ्यक्रम विकास का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परसंस्कृतिकरण, एक्कल्चरेशन शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रमुख समूह की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया, अपनी मूल संस्कृति का रखरखाव, नई ब्रह्मांड या नई हाइब्रिड संस्कृति का निर्माण करना, सभी सांस्कृतिक प्रभावों का पूर्ण अस्वीकृति। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि परसंस्कृतिकरण क्या होता है? एक्कल्चरेशन क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्कल्चरेशन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या कह रहा है? एक प्रमुख समूह की संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया, मतलब हम अपनी किसी दूसरी संस्कृति को अपना लेना। जैसे कि हम हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम युगांडा में रहने लग जाएँ या कोई व्यक्ति युगांडा में भी रहने लग जाए, तो वहाँ की संस्कृति को भी एक्सेप्ट कर लेना या स्वीकार लेना, अपने आप को एक्कल्चरेशन कहलाएगा, प्रसंस्कृतिकरण कहलाएगा। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश के लिए कौन सा आयोग जाना जाता है? कहने का तात्पर्य कि 10+2+3 की शिक्षा संरचना किस आयोग के द्वारा रिकमेंड की गई थी? किस आयोग ने रिकमेंड किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोठारी कमीशन। कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा संरचना वो कैसी होनी चाहिए, 10+2+3 के फॉर्म में होनी चाहिए जी। इसमें प्रथम जो 10 वर्षीय है वो विद्यालय शिक्षा होगी और इसमें आपका 11-12th इंक्लूड हो जाएगा और ये आपकी उच्च शिक्षा में आ जाएगी, हायर एजुकेशन में इसको ऐड कर लिया जाएगा। और वर्तमान समय में जो शिक्षा संरचना है वो है 5+3+3+4, जिसमें पहली 5 वर्षीय शिक्षा, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 5 ये हो जाते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप 3 तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 6, 7th, 8th और 9, 10th, 11, 12 ये आपके 5+3+3+4 ये किसके द्वारा दी गई थी? एनईपी 2020 के द्वारा, याद रखिएगा। एनईपी 2020 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उसकी एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो उस दिन मैं सोचूंगा कि मैराथन करवा दूँ उस दिन, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर पाएंगे। जब भी मैं करूँगा तो उसको अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप सभी लोग उसमें ऐड हो जाइएगा। चलिए, सहकर्मी समूहों के माध्यम से समाजीकरण, सहकर्मी समूहों के माध्यम से समाजीकरण, सोशलाइजेशन थ्रू पीयर ग्रुप्स की अवधारणा अर्थ है क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों के व्यक्ति के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति अपने हम उम्र और सामाजिक दायरे से मानदंड और मूल्य सीखते हैं, केवल परिवार ही समाजीकरण को प्रभावित करता है, मीडिया समाजीकरण का एकमात्र कारक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे सहकर्मी समूहों के माध्यम से समाजीकरण की अवधारणा का अर्थ बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है समझ के इसका राइट आंसर क्या होगा। सहकर्मी समूहों की बात यहाँ पर हो रही है, जो पीयर ग्रुप होते हैं, उनके माध्यम से समाजीकरण कैसे किया जा सकता है, उसका क्या मीनिंग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बताया गया कि व्यक्ति अपने हम उम्र और सामाजिक दायरे से मानदंड और मूल्य सीखते हैं। जब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे छोटे होते हैं,
और वो स्कूल में जाते हैं। कुछ समय तक जो अगर बच्चा नया है तो कुछ हो सकता है हफ़्ते 10 दिन उसको दिक्कत हो स्कूल जाने में। लेकिन जब धीरे-धीरे उसका एक मन बन जाता है स्कूल जाने का, तो 1 महीने बाद जो बच्चा खाना नहीं खाता था, वो खाना खाने लग जाता है। टिफ़िन ले जाता है, शेयर करना सीख जाता है। जो बच्चा कभी घर पे जो किसी को एक बाइट भी नहीं देता था, वो पूरा टिफ़िन जो है शेयर करने लग जाता है सभी के साथ। है ना? तो ये क्या हो रहा है? समाजीकरण हो रहा है। तो वो हम उम्र समूह है उसका। कैसा? पीयर ग्रुप है उसका। उसी की उम्र के बच्चे हैं सारे। तो एक सोशलाइज़ेशन का एक तरीका होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसमें प्राथमिक चिंता क्या है? सीखने के मनोवैज्ञानिक पहलू, शिक्षा के आर्थिक पहलू, सामाजिक संस्थाएं, ताकतें शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं और इसके विपरीत चीज़ों को समझना, अ, शिक्षा की दार्शनिक नींव, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और शिक्षा के समाजशास्त्र की प्राथमिक चिंता के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संस्थाएँ और ताकतें शिक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं, इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय व्हिच ईयर? 2025, 2030, 2035 और 2040, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि जो इसका लक्ष्य रखा गया था, किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 में, कि जिससे कि हम जो है प्राथमिक स्तर पर या स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन कर सकें, सकल नामांकन कर सकें। तो उसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका 2030। 2030 जो है एक ऐसा वर्ष है जिसमें एनईपी में बताया गया है कि हमें जो है इस वर्ष तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करना होगा, पक्का, है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, का वर्णन निम्न में से कौन करता है? शिक्षा के बावजूद उसी सामाजिक वर्ग में रहना, शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाना, सामाजिक स्थिति में केवल नीचे की ओर गति, शिक्षा के बावजूद सामाजिक स्थिति में केवल ऊपर की ओर गति। ये आपके पास ऑप्शन है 4 और पूछा जा रहा है कि सोशल मोबिलिटी की का जो है क्या मीनिंग होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो राइट आंसर होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाना, सोशल मोबिलिटी का प्रत्यय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कक्षाओं में सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, भारतीय कक्षाओं में, जिसे में क्लासरूम्स कह सकते हैं, इंडियन क्लासरूम्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की अवधारणा का क्या आवश्यकता बनती है? सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, विभेदित शिक्षण रणनीतियाँ और समावेशी सामग्री, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग करना, केवल एक प्रमुख संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना, ये सांस्कृतिक विविधता का क्या मीनिंग होगा, ये आपसे पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या कहा है, विभेदित शिक्षण रणनीतियाँ और समावेशी सामग्री। हमें ऐसी रणनीतियों को, ऐसी स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करना होगा, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करना होगा, जिससे कि हम क्या कर सकें, सबको समावेशित कर सकें। सबको ऐसी अ, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेंगी हमें, जिससे कि हम जो इंक्लूज़न या इंक्लूसिव कंटेंट को भी साथ में मिला के सभी संस्कृति के लोगों को पढ़ा सकें, समझा सकें। है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो है अनेक संस्कृतियाँ हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक-अनेक विविधताएँ हैं। तो विविधताओं में एकता कैसे होगी? जब हम ऐसी परिस्थितियों में उसको पढ़ाएँगे। जैसे क्या करेंगे? विभेदित शिक्षण नीतियाँ होंगी, डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी और इंक्लूसिव कंटेंट होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा, इंक्लूसिव स्कूल्स होंगे, इंक्लूसिव पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए ही हम आगे बढ़ पाएँगे। तभी हम जो है विविधता में एकता को ला पाएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कम करने में शिक्षा की प्राथमिक भूमिका क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। मौजूद सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करना, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करना, कुछ सामाजिक समूहों तक पहुँच को सीमित करना
एक प्रमुख संस्कृति को बढ़ावा देना, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षा में इसकी क्या भूमिका होगी या प्राइमरी रोल इसका क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन नंबर आपके पास इसका जो राइट आंसर होगा, वो है आपका ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करना, टू प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारत में शुरू किया गया महिला समाख्या कार्यक्रम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से लाया गया था? महिला शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, पुरुषों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नए विश्वविद्यालय स्थापित करना या विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महिला शिक्षा और उसको उसके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ही महिला समाख्या कार्यक्रम लाए गए थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री सेक्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियोज़ मिल जाएँगे। और ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी को बनाए रखिए और अपने साथियों के साथ इस पीडीएफ को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि अगर नॉलेज को छुपाने से सब कुछ मिल रहा होता, तो मैं नॉलेज को इस प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं कर रहा होता। आप समझते हो? नॉलेज को जितना आप ज़्यादा शेयर करते हो, उतना ही ज़्यादा आप उसको अचीव करते हो, उतना ही ज़्यादा अच्छी ऊँचाइयों पर आप पहुँचते हो। इसलिए इस वीडियो को उन सभी समूहों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जो आपके एजुकेशन ग्रुप, आपके मोबाइल जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इसको। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।